है। यह सच में इंपोर्टेड मेडिसिन है। पैकेजिंग भी अभी तक ओपन नहीं हुई है। उसने अपने कनेक्शन से अरेंज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने उन्हें बाथरूम में जाते हुए देखा। 5 मिनट बाद जियांग ने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस की आवाज के साथ गाड़ी विला एरिया में एंटर हुई। बहुत सारे रेसिडेंट्स बैल्कनी से बाहर देखने लगे। लगातार 2 दिन एम्बुलेंस आने की वजह से सब लोग बहुत क्यूरियस थे, खासकर क्योंकि विला के अंदर काफी हंगामा भी हुआ था। डॉक्टर और नर्स वही दोनों थे जो कल आए थे। डॉक्टर ने भौएं चढ़ा ली। उनकी आंखों में डिस्गस्ट और इरिटेशन साफ दिख रहा था। कल ही हॉस्पिटल आए थे, क्या तुम दोनों सच में उस बॉडी पार्ट को बचाना नहीं चाहते? डॉक्टर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चेक किया, फिर बोला खत्म हो गया। टिश्यू ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, नर्वस भी सीरियसली डैमेज हो गए हैं। जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाओ, हॉस्पिटल को सर्जरी के लिए रेडी होने का मैसेज दो। डॉक्टर ने नर्स को पेशेंट को जल्दी ले जाने के लिए कहा। यंग नर्स धीरे धीरे कंफ्यूज होकर बोलने लगी। आजकल के यंग लोग भी कमाल करते हैं। एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए रेसिडेंशियल एरिया से बाहर निकल गई। बहुत सारे लोग खिड़की से बाहर झाकर देख रहे थे। मैंने लॉयर और डिटेक्टिव 2 को कॉल किया और पूछा कि डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। डिटेक्टिव 2 ने कहा उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी पहली डेटिंग की वीडियो भी मिल चुकी है। थोड़ी देर में मैं सब कुछ आपके ईमेल पे भेज दूंगा। लॉयर की तरफ से भी डाइवोर्स केस का डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके थे। अफेयर के सारे प्रूफ भी कलेक्ट हो चुके थे। वैसे भी वो नॉर्मली कोई काम नहीं करती थी और कंपनी में भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैंने सेटिस्फेक्शन के साथ दोनों को पेमेंट ट्रांसफर की और फिर ईमेल ओपन की। जब मैंने उन दोनों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देखे तब पता चला कि ये सब शुरू से ही प्लान था। झाओ असल में कोई गरीब स्टूडेंट नहीं था, बस उसकी शकल जियांग के मर चुके पहले प्यार से थोड़ी मिलती थी। और झाओ भी कोई अच्छा आदमी नहीं निकला। मेरे पैसे उड़ाकर कॉलेज में वो खुद कोई रिच फैमिली का लड़का बनता था। यूनिवर्सिटी के टाइम उसकी गर्लफ्रेंड कपड़ों की तरह चेंज होती रहती थी। ऊपर से वो ऑनलाइन गैम्बलिंग भी करता था। उस पर लाखों का कर्ज था। रोज लोग उसे रास्ते में रोक कर पैसे मांगते थे। अब समझ आया कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो मेरे घर क्यों शिफ्ट हो गया था। असल में वो कर्ज वालों से बच रहा था। जियांग भी उस पर मेहरबान थी। इतने सालों में उसने उसके ऊपर 1 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे और इसमें वो पैसे भी शामिल थे जो जियांग जिंगू ने छुपके से अपने मायके वाले छोटे भाई जियांग हो को ट्रांसफर किए थे। टोटल ट्रांसफर अमाउंट भी 1 मिलियन से ज्यादा था। मैं जोर से चेयर पे मुक्का मारा। मेरा चेहरा थोड़ा सा सफेद हो गया था। ये घटिया औरत मेरे पीठ पीछे मेरे इतने पैसे उड़ा रखी थी। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो हमेशा के लिए साथ ही बन जाओ। मैं ठंडी हंसी हंसी और फिर लॉयर को फोन किया। ये सब मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसे थे। मैं एक एक पैसा वापस लेके रहूंगा। उस रात जियांग ने मुझे हजारों बार कॉल किया। मैंने सीधा उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। सोचने की भी जरूरत नहीं थी। पक्का वो मुझे हॉस्पिटल फी भरने के लिए बुला रही होगी। अब उन दोनों के पास एक पैसे भी नहीं थे। फीस के तो पैसे होंगे ही नहीं और बिना पेमेंट किए हुए सर्जरी कभी भी नहीं स्टार्ट होगी। तो पहले उन्हें एक रात तक अपने दो, उन्हें भी अच्छे से वो फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने दो। मैंने एक होटल लिया, बारबेक्यू और क्रेफिश ऑर्डर किया, साथ में एक बड़ा ग्लास बियर ली और आराम से खाना एंजॉय किया। उसके बाद फोन बंद करके सो गया। सीधा सुबह तक सोता रहा। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। यह नींद सच में बहुत ज्यादा ही जबरदस्त थी। दिमाग एकदम फ्रेश हो गया था। पहले की तरह उठने के बाद सिर भारी नहीं लग रहा था और चक्कर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल लग रहा था। मैंने फोन को ऑन किया, फिर वही जियांग के नॉन स्टॉप मिस कॉल देखे। बाद वाले कुछ कॉल्स लैंडलाइन नंबर से आए थे। नंबर सिटी एक्स के सेंट्रल हॉस्पिटल का दिखा रहा था। उसी वक्त हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर से फिर कॉल आया। मैंने रिसीव किया। हेलो, क्या आप मिस्टर लिन बोल रहे हैं? मैं सिटी एक्स सेंट्रल हॉस्पिटल इमरजेंसी सेंटर से बोल रही हूँ। अभी हॉस्पिटल फी पे करनी जरूरी है क्योंकि मिस जियांग और मिस्टर जहाव की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लीज हॉस्पिटल आके फीस पे कर दीजिए और कुछ डॉक्यूमेंट पे आके सिग्नेचर भी चाहिए। नर्स की आवाज बहुत ज्यादा ही वरीड थी। मैंने पूछा पेशेंट की कंडीशन कैसी है? ज्यादा अच्छी नहीं है, शायद मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। डिटेल्स के लिए आप हॉस्पिटल आके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मैंने अपनी चिन को टच किया। मेजर सर्जरी चाहिए, लगता है बात काफी सीरियस हो गई है। जब मैं कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंचा, जियांग और झाओ दोनों बेहोश पड़े थे क्योंकि कोई हॉस्पिटल फी भरने वाला नहीं था। इसलिए अभी तक सिर्फ सिंपल मेडिसिन और टेम्परेरी बैंडेज की गई थी। पूरे रूम में एक अजीब स्मेल फैली हुई थी। अंदर खड़े रहना भी मुश्किल था। डॉक्टर सीरियस फेस के साथ मेरे पास आए। मिस्टर लिन, अभी दोनों पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है। आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, खासकर मिस जियांग की कंडीशन। टिश्यू कंप्लीटली डेड हो चुका है और इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गया है। अगर सर्जरी नहीं की गई तो इन्फेक्शन की वजह से जान भी जा सकती है। हाँ, एक और ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद शायद जिंदगी भर बेड पर रहना पड़े, पर कम से कम जान बच जाएगी। मैंने सिर हिलाया तो हटा दीजिए। फिर मैंने झाओ की तरफ इशारा करके पूछा, और इसका क्या? डॉक्टर चेन थोड़ा रुक गए। उन्होंने कहा इसका केस और भी सीरियस है, शायद पूरा रिमूव करना पड़े, नहीं तो इन्फेक्शन और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इसका भी कर दीजिए। डॉक्टर ने कामली पूछा, क्या उससे एक बार पूछना जरूरी नहीं है? मैंने हाथ हिला दिया। वो बेहोश है, पूछेंगे कैसे? मैं उसका फैमिली मेंबर हूँ। मेरी बात मानिए, जान बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट के लिए फैमिली मेंबर सेक्शन में सच में मेरा नाम लिखा हुआ था। मुझे खुशी हुई कि मैंने अभी तक उनसे पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ा था, वरना इतना इंपॉर्टेंट सिग्नेचर करने का चांस मुझे कभी नहीं मिलता। मैंने डॉक्यूमेंट उठाया और जल्दी से अपना नाम साइन कर दिया। उसके बाद दोनों को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। उन दोनों के सफेद पड़े चेहरे धीरे धीरे इमरजेंसी रूम के अंदर चले गए। मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आई। जियांग जिंगुई, झाओ जियांग यांग, तुम दोनों को गुड लक। याद रखना, मेरा शुक्रिया करना, मैंने तुम दोनों की जान बचाई है। जियांग अगले दिन होश में आई। सर्जरी उतनी स्मूथ नहीं गई। इन्फेक्शन का एरिया सच में बहुत बड़ा था। आखिर में नर्स ने फिर मुझसे एक्स्ट्रा पेपर साइन करवाए। मतलब ये था कि वो पार्ट बिल्कुल बचाया नहीं जा सकता था, उसे कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा। झाओ की जो सर्जरी थी वो काफी स्मूथली चली और वो कंप्लीट भी हो गई, बस वो अभी भी बेहोश है। अभी मुझे देखते ही जियांग ने कमजोर तरीके से आंखें खोली। एनेस्थेसिया का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा था। दर्द वापस आना शुरू हो गया था। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, डाइवोर्स करते हैं, तुम बिना कुछ लिए यहाँ से जाओगी। अभी प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, मुझे एक तो मौका दो। एक्सप्लेन क्या करोगी? अब तो पूरे हॉस्पिटल को पता चल गया है कि तुम दोनों ने क्या कमाल किया है। कल तक मैं पूरे सिटी एक्स की फ्रंट पेज न्यूज बन जाऊंगा। उसने कहा, अभी मैं बस एक पल के लिए पागल हो गई थी। मैं कसम खाती हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो? हम 10 साल से भी ज्यादा टाइम से एक साथ रहते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स होगी। मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मुझे प्यार करती हो और फिर उस स्टूडेंट के साथ अफेयर करती हो जिसे हमने सपोर्ट किया था। जियांग जिंगुई, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? गुस्से में मैंने उसके कॉलर पकड़ लिया और एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, तुम्हें वह इतना पसंद था ना, तो मैं तुम दोनों को एक साथ कर देता हूँ। एक के पास कुछ नहीं बचा और दूसरे के पास कोई फ्यूचर नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। जियांग जिंगुई को मैंने खींच कर उठा दिया। उसकी डरी हुई चीख ने झाओ जिंगू को भी जगा दिया।
वो कमजोर आवाज में मुझे ब्रदरलिन कहने वाला था, लेकिन जल्द ही उसे अपना शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने डर के मारे जोर से चीख मारी। उसका एक्सप्रेशन शॉक से लेकर पूरी तरह टूट जाने तक बदल गया। उस वक्त जैसे उसके सारे सपने और कॉन्फिडेंस टूटकर बिखर गए और उसके साथ टूटने वाली एक और इंसान थी, जियांग जिंगुई। लिनरान, तुमने हमारे साथ आखिर किया है? जियांग जिंगुई डर के मारे चीखने लगी। मैंने सर्जरी से पहले फैमिली कंसेंट पेपर निकाला और उन दोनों को सामने फेंक दिया। इन्फेक्शन बहुत सीरियस था। डॉक्टर ने कंप्लीट रिमूवल सजेस्ट किया था, नहीं तो जान का खतरा था। सिचुएशन इमरजेंसी की थी, मैं सिर्फ साइन कर सकता था। जाओ, तुम भी नहीं चाहते होगे कि जियांग जिंगुई ऐसे मर जाए, है ना? जियांग जिंगुई, तुम भी नहीं चाहती होगी कि जाओ ऐसे मर जाए, है ना? जियांग जिंगुई स्ट्रगल करते हुए बेड से नीचे गिर गई। खून तुरंत फ्लोर पे फैल गया। डाइवोर्स एग्रीमेंट भी उसके सामने गिर गया। सीन कितना आयरॉनिक था। लिनरान, तुम डाइवोर्स चाहते हो? सपना देखो, मर जाऊंगी लेकिन डाइवोर्स नहीं दूंगी। तुम्हारे मना करने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने लॉयर से ऑलरेडी केस फाइल करवा दिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों ने जो भी किया है उसका प्रूफ मेरे पास नहीं होगा? जियांग जिंगुई का जो चेहरा था वो सफेद पड़ गया। वो जमीन पे पड़ी हुई दर्द से सांसें खींच रही थी। तुम लिनरान, तुम बहुत क्रूर हो। अगर मैं क्रूर नहीं होता तो आज इस बेड पर मैं पड़ा होता। तुम दोनों आराम से एंजॉय करो। मैंने स्माइल करते हुए एक नया डाइवोर्स एग्रीमेंट टेबल पर फेंक दिया। पहले वाला तो खून से खराब हो चुका था। जहाओ का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके एक्सप्रेशन में जीने की इच्छा तक खत्म हो चुकी थी। जैसे अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था। जब मैं वहां से जाने वाला था तभी बाहर अचानक शोर होने लगा। पता चला कि जियांग के माँ बाप और छोटे भाई भी आ गए। वो भी खून चूसने वाले लोगों का एक ग्रुप है। इतने सालों में उन्होंने भी मुझसे बहुत ज्यादा ही पैसे लिए थे। अभी लोग दिखे भी नहीं थे और नर्स के साथ उनकी बहस की आवाज पहले आ गई। तुम लोग हॉस्पिटल कैसे चलाते हो? मेरी बेटी को पूरी रात यहाँ रखा और सर्जरी नहीं की। नर्स ने धीरे से कहा, पेशेंट ने पूरी हॉस्पिटल फीस डिपॉजिट नहीं की थी। हॉस्पिटल का रूल्स क्या है? मेरा दामाद इतना अमीर है, क्या वो इतने से सर्जरी के पैसे नहीं दे सकता है? तुम लोग इंसान की जान की वैल्यू नहीं समझते हो। मैं तुम सब पे केस कर दूंगी। तुम्हारा लीडर कौन है? उसे बुलाओ, मुझे सामने लाओ, सीईओ को या मैनेजर को, मैं उनसे बात करूंगी। जियांग की माँ जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। जल्दी ही सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। सब लोग इसी फैमिली को ऐसे देख रहे थे जैसे बेवकूफ हो। जियांग जिंगुई का मैटर पहले ही पूरे हॉस्पिटल में फैल चुका था। इस फैमिली की जो चमड़ी थी वो काफी मोटी थी। माँ थोड़ा कम बोलो, जियांग हाओ ने अपनी माँ का स्लीप खींचते हुए कहा। उसके फोन में आज की सबसे वायरल न्यूज चल रही थी और उस न्यूज का कंटेंट जियांग जिंगुई और जाहाओ का ही था। एक बच्चा क्या समझेगा? हॉस्पिटल में हंगामा करोगे तभी ये लोग झुकेंगे। हॉस्पिटल फी कितनी ज्यादा होती है पता है? जितना निकाल सके उतना निकाल लो। तुम्हारे जीजा जी का पैसा क्या तेरा पैसा नहीं है? जियांग की माँ ने जियांग हाओ के सर पर एक थप्पड़ मारा और उसे चुप करा दिया। कुछ ही देर में शोर सुनकर डॉक्टर भी आ गए वहाँ पे। जब उन्होंने जियांग जिंगुई की कंडीशन सुनी तो वो और ज्यादा भड़क गए। मेरी बेचारी बेटी, तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम जैसे यूजलेस डॉक्टर के हाथ लग गई। डॉक्टर ने भौं चढ़ा ली। आंटी, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। उस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत डेंजरस थी। मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम लोगों को कंपेंसेशन देना पड़ेगा वरना मैं ऊपर तक कंप्लेन करूंगी। डॉक्टर उसकी बातों को सुनकर गुस्से में आ गया। उसने फाइल टेबल पे पटक दी और कहा, देखिए ये सारे सर्जरी से पहले एक नोटिस पेपर है। सारे रिस्क क्लियरली बताए गए थे। फैमिली मेंबर ने साइन करके परमिशन दी थी। हम लोगों ने सब कुछ प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया है। उस पे सच में मेरा ही सिग्नेचर था। अब इंसान को मॉन्स्टर जैसे बना दिया और हॉस्पिटल रिस्पांसिबिलिटी से भागना चाहता है। थोड़ा धीरे बोलो, अभी भी शर्मिंदा होना बाकी है क्या? जियांग के फादर ने जियांग हाओ के सर पर एक थप्पड़ मारा। जब वो डॉक्टर के साथ लड़ रहे थे और कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं था तभी जियांग की माँ की नजर झाओ नाम पर पड़ गई। सर्जरी बिल पे झाओ कौन है? तुम लोग बिल को कैसे कैलकुलेट करते हो? दूसरे पेशेंट की सर्जरी फी भी मेरी बेटी की बिल में डाल दी। जियांग की माँ को जैसे एक नया पॉइंट मिल गया। उसने कमर पर हाथ रखे और आवाज और स्ट्रॉन्ग कर ली और ये न्यूज की हॉस्पिटल ने किसी और की सर्जरी का बिल उनकी बेटी पर डाल दिया है। जल्दी आसपास के पेशेंट के फैमिली मेंबर को अट्रैक्ट करने लगी। कुछ लोग जिन्हें पूरी बात नहीं पता थी वो डिस्कशन करने लगे। सच में ऐसा हुआ है क्या? ये हॉस्पिटल इतना करप्ट है? उसकी बात मत सुनो, देखकर ही लग रहा है ड्रामा करने आई है। मेरे पास सनफ्लावर सीड है, चलो बैठकर शो देखते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय होगा। डॉक्टर ने कहा, सियाओ ग्यांग भी मिस जियांग का फैमिली मेंबर है। डॉक्टर ने मजबूरी में समझाने की कोशिश की। तुम बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी अभी सिर्फ 30 साल की है, उसका 20 साल का बेटा कहाँ से आ गया? ऊपर से मेरा दामाद का सरनेम लिन है। जियांग की माँ गुस्से में जोर से चिल्लाई और जियांग हाओ ने तो अपना सिर नीचे झुका लिया। जैसे ही उसने अपनी माँ को झाओ का नाम सुना उसे पता चल गया कि अब सब खत्म होने वाला है, क्योंकि वो पहले ही न्यूज देख चुका था। माँ पहले दीदी को देख लेते हैं, कंपेंसेशन की बात बाद में करेंगे। जियांग हाओ ने यह बात धीरे से कही, लेकिन उसकी माँ उसने कहा, तुझे क्या पता, जब तक बात को बड़ा नहीं करेंगे तब तक पैसे नहीं मिलने वाले हैं। उस मोटे डॉक्टर का चेहरा देखो, पता नहीं कितने घूस खा लिए होंगे इसने। जियांग की माँ जानबूझकर बहुत तेज आवाज में बोल रही थी, जैसे चाहती हो कि बाहर खड़े लोग भी उन्हें सुन ले। डॉक्टर का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वो अब इस बुढ़ी औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसने सीधा अपना फोन उसके सामने कर दिया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, बुढ़िया खुद वीडियो देख लो। स्क्रीन पर उस रात का जियांग जिंगुई और झाओ का सीन चल रहा था और वो भी स्पेशली प्रोसेस्ड एचडी वर्जन था। जियांग के माँ बाप के मुंह तक आए हुए सारे इल्जाम वहीं पे रुक गए। ये जियांग की माँ का चेहरा तुरंत बदल गया। फैमिली की इज्जत बर्बाद करने वाली। जियांग के फादर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल गए। जियांग जिंगुई और झाओ का एम्बैरेसिंग सीन एक तेज चाकू की तरह उनके झूठे मांस पर काट रहा था और सब कुछ सबके सामने एक्सपोज हो गया था। इस पर चाहे वो कितना भी बेशरम क्यों ना हो, उन्हें भी शर्म महसूस हो रही थी। सबकी नफरत भरी नजरों के बीच में जियांग फैमिली के लोग हारे हुए कुत्ते की तरह डॉक्टर के ऑफिस से भाग निकले। जब वो जियांग जिंगुई के वार्ड में आए तब उन्होंने मुझे सामान पैक करके जाते हुए देखा। जियांग हाओ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ब्रदर इन लॉ, आप नहीं जा सकते हैं। अच्छे दामाद जी, आप रुक जाइए, सब मेरी बेटी की गलती है, मैं उसे तुमसे माफी मंगवाऊंगी। जियांग की माँ भी मुझे रोकने लगी। मैंने ठंडी आवाज से कहा, साइड हो जाओ, मेरा और जियांग जिंगुई का डाइवोर्स हो चुका है। यह सुनते ही जियांग की माँ का चेहरा बदल गया। वो जल्दी से जियांग जिंगुई के बेड के पास गई, उसके बाल पकड़कर उसे जोर जोर से उठाने लगी। नालायक लड़की, अभी उठ और लिनरान से माफी मांग। दीदी, तुमने सच में बहुत जल्दबाजी कर दी। तुम और जीजा जी डाइवोर्स कर लोगे तो मेरा क्या होगा? मैंने अभी अभी घर की डाउन पेमेंट दी है, इतना बड़ा लोन है। जीजा जी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं पैसे कैसे भरूंगा? जियांग हाओ बिल्कुल ऐसे बोला था जैसे उसकी बात बिल्कुल सही हो। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने जियांग जिंगुई का डेंजरस इंजरी देख ली। सब शौक में आ गए थे और कुछ बोल ही नहीं पाए। दीदी, तुमने इतना बड़ा खेल कर दिया। जियांग हाओ का चेहरा शौक से भर गया। जियांग की माँ तुरंत मेरी तरफ मुड़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, आंखों में रिक्वेस्ट थी, अच्छे दामाद जी गुस्सा मत हो, सब इसकी गलती है। पास खड़ा जियांग हाओ भी बार बार सर हिलाने लगा। हाँ हाँ हाँ, बाद में आप दोनों IVF कर लेना। दीदी से बोलना कि आपके लिए 3 से 6 बच्चे पैदा कर दे। मैं उनकी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक हो गया। दुनिया में ऐसी भी फैमिली होती है। अब मेरी आंखें
खुल गई। पहले मुझे लगता था कि ये लोग बस पैसों के लालची है, लेकिन अब लग रहा है कि इनमें इंसानियत भी नहीं बची है। ऐसी बातें बोल सकते हैं। मैंने दोबारा कहा, मेरा और जियांग जिंगू का डाइवोर्स हो चुका है, मुझे दोबारा मत ढूंढना। जियांग के माँ बाप तुरंत पैनिक हो गए। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, मेरी बेटी की हालत काफी खराब है, अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो उसकी बाकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। मुझे गुस्से में हंसी आ गई। उसकी बाकी की जिंदगी से मेरा क्या लेना देना, ये सब कुछ उसने खुद किया है। वीडियो तुम लोग भी देख चुके हो, वो पक्का है बिना कुछ लिए हुए